गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम सेक्टर्स से रिलेटेड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भले ही हमारा सर्विस सेक्टर है वो जो है सबसे ज़्यादा शेयर दे रहा है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, स्टिल वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम दे रहा है एज कम्पेयर टू हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर। रीजन ये है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफ़ी अंडर एम्प्लॉयड या फिर डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। रीज़न ये है वो केवल ऑन पेपर एम्प्लॉयड है, पर लेकिन उनको उन तरीके से वेजेस नहीं मिलती है, या फिर वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, मीन्स वो अपने पूर्ण तरीके से अपना जो वर्क होता है वो पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने कल लिया था कि एक लैंड है जहाँ पर एक फैमिली जो लक्ष्मी नाम की एक फीमेल लेडी थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड थे। तो उस 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में आराम से 3 जने आराम से काम कर सकते हैं, बट लेकिन स्टिल उनके जो फैमिली मेंबर्स में 5 पीपल्स हैं, तो 5 पीपल्स क्या कर रहे हैं, पांचों के पांचों उस लैंड पे काम कर रहे हैं। रीज़न यही है कि दोनों ही सेक्टर्स में वो लोग काम नहीं करते, ना ही वो इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ना ही वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। एज ए रिजल्ट वो पांचों उसी एक प्लॉट पर काम कर रहे हैं। वहाँ पे रिक्वायरमेंट है 3 लोगों की, पर लेकिन वहाँ पे काम कर रहे हैं 5 लोग। तो वो 2 लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है वेस्टेज जा रहा है। गिनने में तो आ रहा है कि देयर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन लैंड, लेकिन क्या हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। और उसमें नंबर ज़्यादा दिख रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है, कि मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स वो खुद ही एम्प्लॉयड हो जाते हैं, कहीं दूसरी जगह काम करने नहीं जाते हैं। उसी का हमने केस पढ़ा था कि अगर वही ये जो 2 मेम्बर्स है वो किसी दूसरे खेत में लेबर काम करे, तो वहाँ पर उनका एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट हो सकता है। अगर फैक्ट्री में जाएंगे वहाँ काम करे तो उनका एक्स्ट्रा इनकम बढ़ सकती है। तो ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे दैट हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ओके, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लक्ष्मी का ही केस लेंगे। लक्ष्मी जो है उसके फैमिली मेंबर्स में टोटल 5 पीपल्स हैं और उनके पास 2 हेक्टेयर ऑफ प्लॉट है। सिंस वो लोग पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंड करते हैं ना, उनके पास खुद का अपना इरिगेशन किसी भी टाइप का सिस्टम नहीं है, लाइक बोरवेल हो गया, कुआं हो गया, कुछ भी नहीं है। वो ट्रूली डिपेंडेंट रहते हैं मानसून सीजन पे। तो इस वजह से वो लोग ऐसी क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा लगे। सो इससे वो लोग ज्वार जैसी क्रॉप से ग्रो करते हैं। तो उसी सिनेरियो को आगे लेते हुए हम ये केस आपको आगे बढ़ाते हैं कि लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो कि अनइरिगेटेड लैंड है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है उनके लिए, उनको बैंक के थ्रू लोन दिलवा के उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए एक वेल कंस्ट्रक्ट करवा सकती है, या फिर बोरवेल पंप जो भी रिक्वायर्ड रहता है वो उसके लिए फैसिलिटी दे सकती है बाय प्रोवाइडिंग द लोन, जिसकी वजह से वो लोग एक ऐसे लैंड पे खेती कर पाएंगे जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि वाटर की नीड्स है, तो वो बोरवेल पंप से यूज कर सके। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक सेकंड क्रॉप। इस वजह से क्या होगा, लक्ष्मी जो है जो ठंड के समय जो होता है, जब ना ऑब्वियसली बात है बारिश नहीं होती है, तो उस दौरान वो क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर पाती है। ऑब्वियसली बात है पानी नहीं रहेगा तो कैसे कल्टीवेट करेगी। तो उस दौरान सेकंड सीजन की जो क्रॉप होती है, जब है ना खुद के जो किसान जो होते हैं खुद के जो बोरिंग पंप या वेल से पानी से इरिगेट करते हैं, तो उस केस में वो सेकंड क्रॉप ग्रो कर पाएगी। ओके, जो कि रबी सीजन में होती है। ओके, लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ व्हीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज। तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि सपोज कीजिए कि हेक्टेयर अगर हम व्हीट का कल्टिवेशन करते हैं तो वो 2 पीपल्स को 50 दिनों का एम्प्लॉयमेंट देगा। तो काफ़ी अच्छे दिन का एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। और उसके पास तो 2 हेक्टेयर्स हैं। ओके, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ हो गई, सोइंग से लेके वाटरिंग, फर्टिलाइजर्स जो छिड़कते हैं, ओके, ये सारी चीज़ें हार्वेस्टिंग तक। ओके, सो 2 more members ऑफ द फैमिली कैन एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। तो इस वजह से क्या है, 2 एम्प्लॉयज जो हैं वो और ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है गेहूँ की जो खेती होती है उसमें ज़्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और नंबर ऑफ लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। Now suppose a new dam is constructed and canal and are dug to irrigate many such farms. This would lead a lot of people to generate employment within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. अब इससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, अगर डैम्स या फिर कैनाल्स जो होती हैं वो कंस्ट्रक्ट करा दी, तो ऐसे
कई ऐसी फैमिली जो कि जिनके पास खुद के पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने देखा केवल 1 हेक्टेयर पे अगर आप वीट कल्टीवेट करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, फैक्चुअल कुछ ऐसा ना भी हो, बट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताएगी कि अगर 1 हेक्टेयर पे 2 जनों को बहुत इजीली एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है 50 डेज का, तो 2 हेक्टेयर्स में ऑब्वियस सी बात है 4 पीपल्स कैन गेट एम्प्लॉयड। तो उससे क्या हो गया कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, वहाँ पे जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट था वो खत्म हो जाएगा। Now, suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before, they would also need to sell of this. For this, they may require to transport their products to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crops, or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who have access to water can continue to grow and sell these crops. This activity can provide productive employment to not just farmers but also such those in service like in transport or trade. अब अगर जैसे ज़्यादा क्रॉप्स अगर कल्टिवेशन होगी, बिकॉज उसका इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, उसका सारी चीज़ें होंगी, मीन्स लाइक फर्टिलाइजर्स होगा, सब कुछ तो उसका इजीली उसके पास होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग मिलेगी, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होंगी। तो इतनी ग्रो हो जाएगी, वो खुद के अगले साल के जो हिसाब से जो बचत करते हैं उस हिसाब से उसको अलग करके भी उसको सेल कर पाएगी। तो फ़ायदा क्या होगा, गवर्नमेंट अच्छी रोड्स वगैरह बना दी जहाँ से मिनी ट्रक जो है उनका सामान एक जगह से जगह, तो उससे ऐसे पीपल जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रिलेटेड में काम करते हैं उनका भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और अगर पूरी एक व्यवस्थित रोड बना दी जाएगी और जो गांव के और भी अदर फार्मर्स रहेंगे, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। लक्ष्मी नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। अगर लक्ष्मी की अगर हम नीड्स देखें तो केवल वाटर तक यानी पानी तक सीमित नहीं रहती, उसको और भी सारी चीज़ें चाहिए रहती है। अच्छे क्वालिटी ऑफ सीड्स, हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स, बिकॉज हम हाई यील्ड सीड्स लेंगे तभी हमें ज़्यादा क्रॉप हमारी ज़्यादा यील्ड दे पाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रो हो पाएगी, ज़्यादा दाना दे पाएंगी। फर्टिलाइजर चाहिए अच्छी क्वालिटी के, और बाकी सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, बहुत सारे आजकल मॉडर्न डे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लगते हैं। इसके साथ साथ पंप सेट, ओके, जो पंप सेट है बोरिंग वेल में जो पंप लगता है ताकि वो पानी को इजीली ड्रॉ कर सके। Being a poor farmer, she cannot afford many of this, so she will have to borrow money from money lenders and pay high rates of interest. But लेकिन in most of the villages में आज के दौर पे तो most of the villages में ऐसी schemes रन होती हैं जहाँ पर बैंक होती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है, बट स्टिल देयर आर मैनी सच विलेजेस जहाँ पे बैंक्स ना होने के कारण वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो मनी लैंडर्स से लोन लेते हैं, और लोन इतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहता है कि अगर वो चुका नहीं पाते हैं या तो फिर उस लोन की डबल साइकिल चला देते हैं या फिर उनकी ज़मीन तक कब्जा कर लेते हैं। सो या फिर इंटरेस्ट के बहाने वो अपने खेतों पे काम करवाते हैं। सो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। इफ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, शी विल एबल टू बाय ऑल दिस इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड। और पर लेकिन यही चीज़ अगर बैंक उनको लोन प्रोवाइड करती है तो काफ़ी कम इंटरेस्ट में करती है, और काफ़ी किश्तों में उसका जो लोन है अमाउंट वो भी रिकवर हो जाता है, एंड एज वेल एज बहुत इजीली वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकती है जो कि एक नॉर्मल फार्मर अफोर्ड कर सकता है। सो हमने ये समझ में आया कि केवल एक पानी इकलौती रिक्वायरमेंट नहीं होती है, देयर आर मैनी सच थिंग। एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी जो लोन में जो भी सामान लिया जाता है उसको हम एग्रीकल्चर क्रेडिट में डालते हैं ताकि फार्मर्स की कंडीशन, लिविंग कंडीशन इम्प्रूव हो सके। ये हम चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट में और डिटेल में पढ़ेंगे। अनदर वे बाय विच वी कैन टेक दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, promote and locate industries and services in semi-rural where a large number of people may employ। एक और तरीका यह है कि सेमी रूरल यानी कि ऐसे प्लेसेस जो कि पूरी तरह से ग्रामीण ना होते हुए वो एक ऐसा विलेज जो कि थ्राइव हो रहा है और वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स अ टाउन, तो ऐसे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे हम इंडस्ट्रीज लोकेट कर सकते हैं ना, इंडस्ट्रीज बिल्ड कर सकते हैं ताकि वहाँ पे जो बहुत सारे जो पीपल्स हैं वो जाके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल सके। For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea, setting up a dal mill to produce and process these and sell in cities in one such example। Okay, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स क्या करते हैं, वो पल्सेस ग्रो करते हैं, दाल ग्रो करते हैं, अरहर मीन्स तुअर या फिर चिकपी जो होती है वो चना होता है वो ग्रो करते हैं। अगर इसी से रिलेटेड कोई फैक्ट्री अगर
सेमी रूरल एरियाज में इंस्टॉल कर दिया तो वो लोग क्या कर पाएंगे, अपनी उन क्रॉप्स को उस मिल पे सेल कर पाएंगे और वहाँ विद इन दैट एरिया वहाँ के पीपल उस फैक्ट्रीज में काम करेंगे और वहाँ से वो जो है दाल वाल जो प्रिपेयर की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, उसे पॉलिश करके वो सिटीज़ में वो दाल को सेल कर पाए। Opening cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good. और अगर इन सेमी रूरल एरियाज में अगर हम कोल्ड स्टोरेज बिल्डअप कर दें तो क्या होगा, ये फार्मर जो है अपने पोटैटोज वेजिटेबल जो भी हैं वो उनको वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और जब भी मार्केट में प्राइस को राइज होगा तो वो उसको सेल कर पाएगा। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरिया वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स में फार्मर कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। अब विलेज एरिया स्पेशली जो फॉरेस्ट के आसपास जो बसे में हैं वहाँ पे हम हनी सेंटर्स बिल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे जो वहाँ के जो लोकल रूरल पीपल्स जो हैं गाँव ग्रामीण लोग वो लोग आके जो हनी जो कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से उसको वो सेल कर पाए। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्री दैट प्रोसेसेस वेजिटेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टमाटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट। और ऐसी इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर सकते हैं, यू नो लाइक अगर हम कोल्ड स्टोरेज ना बनाए तो ऐसे इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं जो कि जहाँ प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स मतलब वेजिटेबल्स को स्टोर करके सेल किया जाता है, उनके वेरियस प्रोडक्ट्स बना के सेल किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वहाँ के कॉमन पीपल को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एज वेल एज उनका जो सामान है वो इजीली बिक सकेगा एंड एक अच्छी चेन जो है वो चलती जाएगी। These will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers. इस वजह से क्या होता है कि जो रूरल एरियाज के पीपल है वहाँ पर जाकर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको शहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड एज अ रिजल्ट यू नो वो जो एरिया है वो थ्राइव होता रहेगा। डू यू नो दैट इंडिया अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज ऑफ 5 to 29। इंडिया की 60% जो पॉपुलेशन है उसकी जो एज है 5 to 29 ईयर्स रहती है। आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट लेकिन इसमें से केवल 51% ऐसी मीन्स आप 60% टोटल पॉपुलेशन उसमें 60% ऐसी एज है जिसकी एज 5 to 29 है, बट उसमें से उस पूरी और जो 60% पॉपुलेशन उसमें से केवल 51% ही ऐसे बच्चे हैं जो कि एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। बाकी जो हैं या तो वो अपने घरों पर बैठे हैं या फिर जॉब्स कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ओके, वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर्स। इफ दिस चिल्ड्रंस वेंट, अगर ये चाइल्ड लेबर जो है स्कूल अटेंड करे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा ज़्यादा बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी और अदर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। ए स्टडी कंडक्टेड बाय ईस्ट वाइल्ड प्लानिंग कमीशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज नीति आयोग, आपने नाम सुना होगा, जो कि प्लानिंग का कमीशन था। पहले इनको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, पर लेकिन अब इनका नाम चेंज कर दिया, अब इनको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये एस्टिमेट किया था कि नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर इटसेल्फ। कितना? 20 लाख एजुकेशन 20 लाख जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं केवल एजुकेशन सेक्टर्स में, अगर जो ये जो चाइल्ड लेबर्स हैं, ऐसे बच्चे जो कि पढ़ नहीं रहे हैं, मीन्स ऑब्वियसली बात है ऑलमोस्ट 50% जो है बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ओके, या तो वो वेरियस कामों में इन्वॉल्व है या फिर घर पर बैठे हैं। तो इससे एजुकेशन सेक्टर अलोन में ही केवल 20 लाख जॉब्स क्रिएट की जा सकती है। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर एक्सेट्रा। और अगर हम हेल्थ कंडीशन से हेल्थ सिचुएशन को बढ़ाना चाहें तो वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ वर्कर, हेल्थ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशली जो विलेज एरियाज है जहाँ पे ना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं है और वहाँ पे हम बिल्डअप करें तो वहाँ पे ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे क्या होगा, विलेज के पीपल्स को अच्छी फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल भी मिल जाएगा और नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। दीज आर सम वेज फ्रॉम विच वी कैन क्रिएट a good amount of jobs. Okay, every state or region has a potential for increasing the income and employment for people in that area. हर एक रीजन जो होता है उनके पास एक पोटेंशियल होता है कि वो वहाँ के पीपल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। कोई भी काम हो सकता है, कोई एरिया ऐसा होता है जो कि टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा जाना होता है, लाइक जस्ट लाइक उज्जैन जो कि एक ऐसी प्लेस है जो कि टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, एक बहुत अच्छा स्कोप है। इसके साथ साथ एक कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे ना रीजनल क्राफ्ट बहुत फेमस रहता है, लाइक आपने सुना होगा बनारस की साड़ी जो है बहुत फेमस है, वहाँ के रीजनल क्राफ्ट है जो कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये वहाँ एक जो है एक रीजन या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट जो है उनका इतना पोटेंशियल होता है कि वो अपने स्टेट के कुछ आइकॉनिक चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। बहुत सारे स्टेट्स सिटीज़ ऐसी होती है जो कि केवल आईटी के लिए जानी जाती है, लाइक गुरुग्राम है, बैंगलोर है, जो कि केवल
आईटी इंडस्ट्री पुणे हो गई केवल एक आईटी हब के, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल्स जो वहाँ पे वर्क करते हैं वो केवल आईटी कंपनीज में जाके काम करते हैं। तो ये भी एक तरीका है अपने स्टेट या अपने रीजन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का। For example, the same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved everywhere, we can give additional employment to more than 35 lakh. अब जो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग ने एस्टिमेट ऐसा किया, अगर हम टूरिज्म को एक स्कोप बना के और उसको प्रमोट करें तो ये हर साल 35 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट कर सकता है। We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. पर लेकिन इन सारे सजेशन जो हमने दिए हैं इसको एक लंबा समय लगेगा। For short term we need some quick measures. अगर हम शॉर्ट टर्म हमें कुछ रिजल्ट चाहिए तो हमें कुछ क्विक मेजर्स लेने पड़ेंगे। Recognizing this, the central government in India had made law implementing right to work in about 625 districts of India. और इसी राह पर चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू वर्क के तहत 625 डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अंडर में लिया है, जिसको कि मनरेगा आपने अगर सुना होगा एक टाइप की स्कीम है जिसमें कि ऐसे अनस्किल लेबर्स को कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ओके, मनरेगा जो है 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जहाँ पे ऐसे अनस्किल्ड लेबर जो कि बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं उनके एरियाज में विद इन द प्रीमाइसेस, उनके जहाँ पर भी रूरल एरियाज में रह रहे उनको वहाँ पे वर्क मिल सके। ओके, वो कम से कम 100 दिनों का। ओके, अगर ऐसा अगर 15 दिनों में काम नहीं मिलता तो फिर उनको बेरोजगारी भत्ता मीन्स कंपनसेशन मिलता है कि आपको इतने तक काम नहीं मिला है तो ये उसका बदले ये आपको कंपनसेशन बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। Okay, if the government feels its duty to provide employment, it will give an unemployment allowance. Okay, English में इसको हम unemployment allowance कहते हैं। This type of work that would in future help to increase the production from land will be preference under the act. और जो भी ग्रामीण के जितने भी काम होते हैं उसमें जो लेबर जितने भी काम करते हैं वो मनरेगा एक्ट के तहत ही उस पर काम करते हैं, उनको इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। स्पेशली ये उनके लिए जो कि अनस्किल्ड है ना, जिनके किसी भी टाइप की स्किल नहीं हो। ओके, किसी स्पेसिफिक लाइक ये कारपेंटर होता है तो ये स्पेशलाइज इन मेकिंग वुडन क्राफ्ट या फिर वुडन से बनी हुई चीज़ें बनाता है। मैसन जो होता है वो बिल्ड ब्रिक्स ले करता है इन बिल्डिंग द वॉल्स। पर लेकिन ऐसे बहुत सारे लेबर्स होते हैं जिनको भी किसी भी टाइप की स्किल्स नहीं आती, तो उनके लिए मनरेगा जो है वो एक बेटर जॉब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी है और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में मनरेगा के तहत इसे लॉन्च की थी।